केवल स्कूल में जाकर के केवल अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा लेना ही एक योग्य शिक्षक का काम नहीं है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरप्रस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। और साथ साथ हो सके तो घर एक घर में सप्ताह में या 15 दिन में एक बार अगर आपका विजिट हो सके, अलग अलग शिक्षक, अलग अलग प्रधानाचार्य अलग अलग क्षेत्रों में जा सकें। इन्होंने एक मानक तय किया है, आने वाले जो शिक्षक होंगे उनके लिए मानक होगा। नमस्कार मित्रों, योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को बहुत सारा टास्क दे दिया है। इस साल के पहले दिन 1 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत थी और इस मौके पर जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए आए तो उम्मीद की जा रही थी कि शिक्षा क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कई समस्याएं इस वक्त लोगों को परेशान कर रही हैं। लेकिन उन्होंने कोई इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं की है। ट्रांसफ़र को लेकर उन्होंने क्या कहा है शिक्षकों को, बड़ा दिलचस्प कहानी उन्होंने सुनाया है और उसको भी आप सुनिएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, उसकी एक वजह थी और वो वजह उस पर मैं एक स्टोरी करूँगा और आपको मैं बताऊँगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम की दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री ने आज न केवल शिक्षकों को एक बड़ा टास्क दे दिया है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारियों के लिए, जिला अधिकारियों के लिए भी कई बड़े टास्क दिए हैं। और वो टास्क पूरे होंगे नहीं होंगे ये भविष्य बताएगा, लेकिन ये टास्क है क्या ये जानना आपके लिए ज़रूरी है और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। इस मंच से मुख्यमंत्री ने सियासी बातें भी की हैं। वो जब इस तरह के मंच पर आते हैं तो हालांकि उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो शायद भूल नहीं पाते हैं कि इस ऐसे मंचों से सियासी बातें कोई बहुत मायने नहीं रखती हैं या इसका एक अर्थ का अनर्थ होता है। लेकिन फिर भी वो 2017 से पहले के माहौल का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। मैंने इस वीडियो में उसका जिक्र भी किया है, वो हिस्सा भी आपको सुनने को मिलेगा जो मुख्यमंत्री ने कहा है 2017 से पहले के माहौल के बारे में। लेकिन अतीक अहमद के बारे में भी उन्होंने बात की है। नाम तो नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन हाल में चूंकि अदालत का एक फैसला आया है तो उसके बारे में भी वो बात करने से परहेज उन्होंने नहीं किया है। लेकिन इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस तरह से टास्क दिए जा रहे हैं, आशा वर्कर्स के लिए किस तरह की भूमिकाएं तैयार हो रही हैं, या किसी भी ज़िले में जिलाधिकारी या बीएसए की किस तरह की जिम्मेदारी वो महसूस करते हैं कि उसकी होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने इस वीडियो में बात की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हमने पिछले कुछ सालों में टीचरों की अच्छी खासी बहाली की है, अच्छी खासी संख्या उनकी हो गई है और इस वक्त उनके पास यानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास 6 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं। तो 6 लाख शिक्षकों के लिए उन्होंने किस तरह की भूमिकाएं तैयार की हैं वो इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। केवल स्कूल में जाकर के केवल अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा लेना ही एक योग्य शिक्षक का काम नहीं है। अभिभावक के साथ भी संवाद बनाना, सकारात्मक रूप से बच्चों के भावक को बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के बारे में अवगत कराना। आवश्यक नहीं कि सभी बच्चे पारंगत हो, सभी बच्चे योग्य हों, यह आवश्यक नहीं। एक योग्य शिक्षक का दायित्व बनता है कि जो योग्य नहीं उसको योग्य बनाना। जो योग्य है तो अपनी प्रतिभा से है ही योग्य। लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं, यह आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद है और एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग आप इन बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बच्चा आजीवन आपको सम्मान करेगा, आजीवन आपको सम्मान करेगा। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है। याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरप्रस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ।
ये जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और न्याय के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा, हर हाल में बनना है। और हमें भी इंटरेक्शन बनाते समय इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सकारात्मक रूप से अभिभावक को बताएं, बच्चा अच्छा कर रहा है, थोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो अच्छा होगा। आप नकारात्मक रूप से मत बोले कि बच्चा किसी लायक नहीं, ये मत बोलिए। अगर आप बोलते हैं तो अभिभावक को अपने बच्चे के प्रति दृष्टिकोण को खराब करते हैं। सकारात्मक भाव के साथ, अच्छा है, थोड़ा और मेहनत करेगा और अच्छा हो सकता है, उस थोड़ी मेहनत के लिए हम भी मेहनत करेंगे, आप भी प्रयास करिए, और ये अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा कर देना, सही मार्ग पर आगे बढ़ाने की तैयारी करना, और साथ साथ हो सके तो घर, एक एक घर में सप्ताह में या 15 दिन में एक बार अगर आपका विजिट हो सके, अलग अलग शिक्षक, अलग अलग प्रधानाचार्य अलग अलग क्षेत्रों में जा सकें, जाएंगे तो छात्र के मन में भी सम्मान का भाव पैदा होगा, अभिभावक के मन में भी सम्मान का भाव पैदा होगा। और साथ साथ जब जाते हैं तो देखें साफ सफाई है कि नहीं है, बात व्यवहार कैसा है बच्चे का अपने माता पिता के प्रति, माता पिता के बच्चे के प्रति, और फिर उनको अगर आप बता सकें इसके बारे में। मैं देखता हूं जिन शिक्षकों ने अच्छा काम किया है, जब कभी उनका उस विद्यालय से ट्रांसफर होता है तो पूरा गांव, पूरा समुदाय बड़ा भावुक होता है, हमारे पास पत्र लिखता है कि फलाने शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है, कुछ दिन और रुक जाता तो और अच्छा होता। यानी इसको हम लोग अपनी उपलब्धि मानते हैं कि कम से कम हमारा एक शिक्षक ऐसा भी है कि जिसके लिए गांव रो रहा है, गांव जिसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है। यह एक उपलब्धि है एक शिक्षक की। लेकिन हम कहते हैं कि भाई देखो, शिक्षक है, ट्रांसफर पोस्टिंग शासकीय सेवा का एक हिस्सा होता है, और अगर ये अच्छे हैं तो इस अच्छे पर अधिकार और भी लोगों का होना चाहिए। इन्होंने एक मानक तय किया है, आने वाले जो शिक्षक होंगे उनके लिए मानक होगा, ये और भी जगह जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो बुरा है उसको देखकर लोग पहले बोलते हैं कि साहब इसको हटा देते तो अच्छा था, हमारे यहां किसी को मत भेजिए लेकिन इसको तो हटा ही दीजिए। और अगर हटा ही देते हैं, लोग ये मानते हैं कि चलो एक बला कट गई है, इसको तो अच्छा हुआ कि आने वाले समय कोई ना आए ऐसा। अब हमें तय करना है कैसा हम बनना चाहते हैं। जिसको लोग सम्मान दें वो हम बनना चाहते हैं, जिससे लोग घृणा करें। जीवन में कोई व्यक्ति हमसे घृणा करे, इससे नारकीय जीवन दूसरा नहीं होता जी। लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखें, ये जीवन यही है। और स्वच्छता के बारे में एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ग्राम प्रधान से, ग्राम प्रबंध समिति के साथ बातचीत करते हुए अभिभावकों को भी इसके लिए प्रेरित करना। स्कूल कॉलेजेस में जाकर, स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनको भी देखना यूनिफॉर्म साफ सुथरी है या नहीं है। साफ सुथरी यूनिफॉर्म हो, नहा करके आते हैं कि नहीं आते हैं, दांतून करते हैं कि नहीं करते हैं घर में, ये पूछना। ये मॉर्निंग असेंबली के समय होना चाहिए। अपने निर्धारित यूनिफॉर्म में ही बच्चे स्कूल आए, इसके लिए तैयार करना। जूते मोजे साफ सुथरे हैं या नहीं हैं। विद्यालय की यूनिफॉर्म को घर जाने पर उतार करके घर के दूसरे कपड़े होने चाहिए। स्कूल में अच्छे ही कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन करके आए, इसके लिए बच्चों को बताना। नहीं तो पता लगता कुछ बच्चे खेलते 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 रात्रि में भी जूते मोजे पहन करके ही सो जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। अगर आप बताएंगे नहीं
कैसे होगा? उन बच्चों को कैसे पता लगेगा? स्वच्छता के प्रति जितना बृहद आप उनको जानकारी दे पाएंगे, इस संचारी रोग को नियंत्रण करने में उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, विद्यालय में भी इस बात को देखना कि आपके यहां टॉयलेट बनाए गए हैं, बालक बालिकाओं के लिए बनाए गए होंगे, बनाए गए या अगर कहीं खराब हो गए तो उसको ठीक करवाना, उसकी नियमित सफाई करना। ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों के साथ या नगर निकायों में उनको भी बोल करके साफ सफाई के कार्यक्रम को वहां ठीक करना, नियमित सफाई हो। जो जल की आपूर्ति हो रही है, जहां पे आरओ है, आरओ की भी समय समय पे मरम्मत करवाना। ऐसा तो नहीं कि पुराना पानी है और वही महीनों से टंकी में सड़ रहा है, वही पानी बच्चे पी रहे हैं, फिर तमाम इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान देंगे तो उन बच्चों के स्वास्थ्य को भी आप ठीक रख पाएंगे और गांव के लोगों को भी इसके बारे में आप बता पाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, आप अनुमान करिए कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ही हम लोगों ने 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती की, उनकी नियुक्ति दी, उन्हें फिर से शासकीय तैनाती दी। यानी 1,60,000 स्कूल ये बताते थे कि 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती इस बात को प्रदर्शित करती है कि यहां पे इतने शिक्षक थे ही नहीं, और इनको वहां पर नियुक्ति पत्र देने के साथ जो कार्यक्रम आज आगे बढ़े हैं, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और आज इसीलिए स्कूल चलो अभियान जब प्रारंभ हो रहा है, अगले 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हर शिक्षक, हर प्रधानाचार्य, जिस ग्राम पंचायत में स्कूल है या जिस वार्ड में स्कूल है, वहां के सभी मानिंदों के साथ, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के साथ साथ उनकी पूरी पंचायत के साथ में बैठक करें, उनका सहयोग भी लें, अभिभावकों की भी बैठक लें। अच्छा होगा किसी दिन घर घर जाकर के एक एक घर की आप लोग स्क्रीनिंग करें, एक स्टडी भी करें ग्राम पंचायत की, किस ग्राम पंचायत में कितने घर हैं, इस ग्राम पंचायत में किस किस सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में निवास करने वाले लोग हैं। फिर उनका एक डाटाबेस तैयार करिए और उस परिवार में कितने लोग हैं जो स्कूल पढ़ने वाले लोग हैं। विद्यालय के पास ये रिपोर्ट कार्ड अपना होना चाहिए अपनी ग्राम पंचायत का, और हो सके तो बेसिक शिक्षा परिषद इसका एक पोर्टल तैयार करें और प्रत्येक विद्यालय से ले कि अपने अपने गांव पंचायत में उन्होंने कितना वो रखा है, कितना डाटाबेस उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। क्योंकि यह आपके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, एक शिक्षक के लिए भी अपने जिस परिवेश में वो कार्य कर रहा है, वहां के सामाजिक, वहां की आर्थिक स्थितियों को अध्ययन करने का एक माध्यम मिलेगा, एक केस स्टडी होगी उसकी उस स्थानीय स्तर पर। और फिर उससे आप तय करेंगे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं। जो स्कूल जाने से वंचित हैं, किन कारणों से वंचित हैं? जब उनकी फीस नहीं लग रही है, यूनिफॉर्म फ्री मिल रही है। अब तो हम 1,200 रुपए हर बच्चे को डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसी समय आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई भी हम प्रारंभ करवाएं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलाधिकारीगण इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक एक नोडल अधिकारी तैयार करें और बेसिक शिक्षा अधिकारी जो ये बीएसए हैं, उनके साथ मिलकर के हर विकास खंड का, हर ग्राम पंचायत का एक तैयार करते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि अलग से कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि उसी के साथ इस 1 महीने के कार्यक्रम के साथ, जिससे 1 महीने के कार्यक्रम के बाद डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि इन बच्चों के अभिभावक के अकाउंट में जाना है, वह तत्काल हम अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर इस पैसे को उन परिवारों के, उन अभिभावकों के खाते में भेज सके, जिससे समय पे यूनिफॉर्म मिल सके बच्चों को, समय पे वे बैग खरीद सकें, समय पे जूते मोजे का खरीद कर सकें, और फिर जाड़ा आने के पहले उन बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था भी कर सकें।
समय से ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए, समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम खेल कूद की प्रतिस्पर्धा भी कराते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कार्यक्रम हमें बाद में फिर नवंबर दिसंबर के दौरान छुट्टियों के आसपास इन कार्यक्रमों को हम करें। स्कूली स्तर पर सरकार ने इसलिए तय किया है कि हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान होगा, और खेल के मैदान के लिए हमने जो स्थल तय किया है वो स्कूल के आसपास की जो भूमि होगी उसी को आरक्षित करके आवश्यकता पड़ती है तो हमने राजस्व विभाग से भी कहा है, जनपदों से भी कहा है कि उसके आसपास अगर आवश्यकता पड़ती है तो इंटरचेंज करके विद्यालय के नजदीक की भूमि को हम खेल के मैदान के रूप में, ओपन जिम के रूप में वहां पर यह व्यवस्था दें। और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में प्रारंभ हुआ है। बच्चों को खेलने कूदने के लिए सड़कों पर नहीं जाना पड़े, बल्कि स्कूल का अपना खेल का मैदान हो। जिस समय स्कूल चलेगा उस समय बच्चे उसका उपयोग करेंगे, और शेष जो कि ग्राम प्रधान निधि का भी उपयोग उसमें होना है। जब विद्यालय बंद हो उस दौरान ग्राम पंचायत उसका उपयोग करे, गांव के बच्चे उसका उपयोग करें, सभी बच्चे खेले कूदें, अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी इस मैदान में करें और उसको मेंटेन करने का कार्य भी करेंगे तो एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश भर में आगे बढ़ सकता है। और न केवल अच्छा पठन पाठन का माहौल विद्यालयों में बनेगा, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी ये बच्चे स्वस्थ होंगे। और यह कार्यक्रम राज्य स्तर पर प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अगला एक माह आपकी देश से बेसिक शिक्षा परिषद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें केवल बेसिक शिक्षा परिषद के जो सरकारी स्कूल हैं उन्हीं को नहीं जोड़ना है। हमारा प्रयास होना चाहिए बेसिक शिक्षा परिषद के शासकीय विद्यालयों के साथ साथ शासकीय प्राप्त और शासकीय सहायता प्राप्त निजी प्रबंध तंत्र के द्वारा संचालित और निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित विद्यालयों को भी जोड़ना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, उसे स्कूल लाना है, उसके अभिभावक को तैयार करना है, और जिससे हम प्रदेश के अंदर साक्षरता की प्रतिशत को आने वाले समय में 100% कर सकें। यह 100% साक्षरता उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पूंजी होगी। आने वाले समय में इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अंगूठा क्यों टेकेगा? अपना हस्ताक्षर करे। कोई अपने घर आने वाले किसी पत्र को, किसी कागज को किसी दूसरे से क्यों पढ़ाएं? वह स्वयं पढ़ने की आदत डालें, उसको सीखें, उसको सिखाया जाए, उस योग्य उसे बनाया जाए। इस शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।